नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ललित। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य आप देख रहे हैं, और अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बड़े काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स आपका मार्गदर्शन करेंगे और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब वो देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ भोपाल से संजय छापरे जी मौजूद हैं, जो संजय कोचिंग क्लास के डायरेक्टर हैं, और साथ में मौजूद हैं आदित्य नागले, जो कि 12th PCM के स्टूडेंट है। लक्ष्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी, और आदित्य जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम की। संजय जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप एक शिक्षक हैं, किस तरह से बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, और साथ ही साथ आप कोचिंग क्लास का संचालन कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरे कोचिंग का जो अनुभव है 96-97 से मैंने इस फील्ड में अपना कदम रखा था। सबसे पहले मैंने छोटे स्केल पे शुरुआत की। एक स्कूल अशोक गार्डन में स्थित है, जीबी पंथ हायर सेकेंडरी के नाम से, वहाँ से मैंने शुरुआत की। फिर मैं अवधपुरी में अपना मेरा निवास है, वहाँ मैंने बड़े स्केल पर कोचिंग की स्थापना की, और तब से मैं आज तक लगातार अपनी वहाँ शिक्षाएँ सेवाएँ प्रदान कर रहा हूँ। जी, यानी कितने साल हो गए होंगे कुल आपको पढ़ाते पढ़ाते? लगभग आप ये समझ लीजिए 25-26 ईयर कंप्लीट हो गए हैं जी। वहाँ पर मेरे को 2002 से मैं अवधपुरी में मेरा कोचिंग का संचालन हो रहा है जी। और तभी से मतलब केवल वहीं आए, उससे पहले भी कहीं पढ़ाते थे? हाँ, उससे पहले भी अशोक गार्डन में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, 96-97 से मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था, और 96 से ही मैं अशोक गार्डन में भी छोटे स्तर पर कोचिंग चालू किया था मैंने, और वहाँ मैं अपनी सेवाएं दे रहा था। उसके बाद में बड़े पैमाने पर अवधपुरी में अपनी स्थापना की। चलिए ठीक। संजय जी, आपसे बातचीत शुरू रहेगी, लेकिन हमारे साथ आदित्य भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आदित्य, जो है आपको कब ये लगा कि आपको पढ़ाई में कोचिंग क्लास मदद कर सकती है, और क्यों? सर, मुझे ये थॉट 10th क्लास में आया कि जब मैं अपने क्लासेस में मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था, तो मैं पहले कोचिंग क्लासेस नहीं जाता था। तो फिर मुझे लगा कि मुझे कहीं अपना टाइम देना चाहिए, जो अपना टाइम है उसे कहीं पर यूज़ करना चाहिए। तो फिर कई बार ये होता है स्कूल में कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, तो आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं कि जो आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आपको ऐसे लगना चाहिए कि आप कुछ अपना एक्स्ट्रा टाइम है जो मतलब कोचिंग में जाके दें, और उस टाइम में कुछ नया सीखें। इसलिए आपको लगा कि आप स्कूल के अतिरिक्त कहीं और जाएं, अपना समय थोड़ा और बढ़ाएं, ताकि पढ़ाई में आपको मदद मिल सके। यस सर। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि संजय कोचिंग क्लास ही आपको ज्वाइन करनी चाहिए, और यहाँ के लिए आपको रेफरेंस किसने दिया? किसने आपको कहा कि यहाँ जाएं तो यहाँ बेहतर आपको शिक्षण मिलेगा? सर, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सजेस्ट किया, और जो मेरे फ्रेंड्स थे वो भी जाते थे, जो मेरे सीनियर्स थे वो भी सर के पास पहले सर के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप मतलब कोचिंग क्लासेस अगर आप देख रहे हैं तो आप सर के पास आ सकते हैं। मैंने उनसे पूछा भी कि मतलब ऐसा स्पेशल क्या है जो सर की कोचिंग में है, जो सर को स्पेशल बनाती है। तो उन्होंने बताया कि रेगुलर मॉक टेस्ट सीरीज रहती है, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। जैसे अदर कोचिंग क्लासेस में ये होता है कि आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाते हैं, बट हमारे कोचिंग क्लासेस में ये सर हमको हैंड रिटन नोट्स देते हैं, 24/7 अवेलेबल रहते हैं हमारे लिए। हमारे जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, और फुल सपोर्ट देते हैं हमें। नहीं तो जो आप स्कूल में पढ़ते थे उसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ मिला है देखने को? यस सर, बिल्कुल मिला है। स्कूल में ये रहता है कि आपका जो एक पीरियड रहता है 40 to 45 मिनट से आपको एक टीचर दे पाता है। कोचिंग क्लासेस में ऐसा टाइम ऐसा रहता नहीं है। आप 2 आवर्स की कोचिंग क्लासेस भी रहती है, और जब हमारे एग्ज़ाम्स रहते हैं तो हम मतलब 4 to 5 आवर्स भी हमारी कोचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सर उसी चीज़ में हमें मतलब सारा सपोर्ट करते हैं कि जो भी आपके PYQs रहते हैं और जितना भी डाउट होता है सब कुछ क्लियर कर देते हैं। संजय जी, कैसे आप पढ़ाते हैं? क्योंकि स्ट्रेंथ कितनी रहती हैं, कितने बच्चों को लेकर पढ़ाते हैं? क्योंकि लगातार जो है पेरेंट्स के मन में ये सवाल उठता है कि स्कूल में क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, पढ़ाने में बड़ी दिक्कत जाती है, और बच्चे के IQ लेवल के हिसाब से उनको पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए उनको एक्स्ट्रा क्लास ज़रूरी है। आप किस तरह से अपने यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो मैं बच्चों पर पर्सनली अटेंशन देना चाहता हूँ जी। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे की बेंच तक मैं पहुँच सकूँ बहुत बढ़िया। और उसके डाउट्स को क्लियर कर सको, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा आपके बताए हुए क्वेश्चन पे आपसे क्वेश्चन पूछ सके, क्योंकि उसके दिमाग में कई डाउट्स रहते हैं, और जब डाउट्स रहते हैं तो बच्चा अगर ज़्यादा बच्चों के बीच में बैठा है तो वो उसको क्लियर नहीं कर पाता है। तो मैं चाहता हूँ कि उस बच्चे के हर बेंच पे जाके उससे पूछूं कि बेटा तेरे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं हो पा रहा है। तो एक तो मैं छोटा साइज रखता हूँ, बैच का ज़्यादा बड़ा साइज नहीं रखता हूँ, 25-30 स्टूडेंट से ज़्यादा मैं ही रखता हूँ, ताकि क्यों मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ ना। अगर ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ, और पहुँच नहीं पा रहा हूँ तो बच्चा भी क्या होता है अपने डाउट क्लियर नहीं कर पाएगा। सही बात। और फिर मेरे को भी टाइम नहीं मिलेगा। देखिए, सीधी सी बात ये कि मैं भी उन बच्चों के बीच में नहीं पहुँच पाऊंगा, और अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो बोलूँगा कल दूंगा या परसों बता दूंगा, और वो मुझे नहीं लगता कि मुझे टाइम मिलेगा वो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे का डाउट है उसी समय क्लियर हो, क्योंकि वो उसके लिए 2 दिन 3 दिन समय यूज बेकार जाएगा वो। नहीं तो जो क्लास का जो समय उसके अतिरिक्त भी आप मतलब उनको होमवर्क देते हैं या फिर घर से कुछ करके लाने के लिए? मेरा इंटेंशन यही है कि अगर मैं 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो 10 उसके होमवर्क दिए जाए, ठीक है, सेम क्वेश्चन, ताकि बच्चा बने ना बने ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन क्वेश्चन करने की कोशिश तो करेगा उसे, और जब कोशिश करेगा तो डाउट क्लियर होंगे, और डाउट क्लियर होंगे तो उसको पूछने की कोशिश करेगा आके। तो इसलिए डाउट होना जरूरी है। जब तक बच्चे को उस डाउट में नहीं जाएगा, क्योंकि डाउट कब होंगे तो वो पढ़ने की कोशिश भी करेगा, वो खोलेगा, बुक खोलेगा, कहीं से ढूंढेगा कि इस डाउट को मैं कैसे क्लियर करूं, तो कहीं ना कहीं से वो मेरे पास उसको आना पड़ेगा। तो आदित्य, आप पूछते हैं क्वेश्चन सर जब आपके पास आते हैं, या फिर आपको लगता है कि कहीं ऐसा कंफ्यूजन है जो हम स्कूल में नहीं पूछ पा रहे, या कहीं ना कहीं डर है जो बाकी के बच्चों के बीच में बैठ के आता है, क्या वो वैसा कुछ आप महसूस यहाँ नहीं करते हैं? नहीं सर, मैं जब स्टार्टिंग में सर के पास आया था तब ये लगता था, बट सर ने मतलब पर्सनली मुझ पर अटेंशन दिया कि बेटा तुम्हें क्या किस चीज़ की नीड है, कैसे क्वेश्चन समझ में आते हैं, किस चीज़ में तुम्हें डाउट है। तो सर ने आके मुझसे मतलब पर्सनली बात की, तो मुझे सब समझ में आने लगा कि मेरे डाउट्स किस जगह पे हैं, किस टॉपिक पे। तो सर ने मुझे पर्सनली ध्यान दिया उस चीज़ के बारे में, और इसी चीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ों में सपोर्ट करते हैं। और क्वेश्चन जितने सर करवाते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि 4 क्वेश्चंस करते हैं तो 10 क्वेश्चन होमवर्क भी देते हैं। उससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट आता है तो मैं सर को ले जाके बताता हूँ कि सर मुझे इस चीज़ में डाउट है, तो फिर वो मुझे वो सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। जी, तो आप घर से करके लाते हैं वो सब जो आपको सर बताते हैं, वो तुरंत आप करके ला के देते हैं? जब भी मतलब नेक्स्ट क्लास रहती है मैं करके लाता हूँ, जितने मुझसे हो सकते हैं, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकता हूँ क्वेश्चंस में उतने करके लाता हूँ। जो नहीं बनते हैं वो मैं सर को जाके बताता हूँ कि सर इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है, और फिर सर उस चीज़ का सोल्यूशन दे देते हैं। संजय जी, हमने कोरोना काल में भी देखा कि ऑनलाइन मोड बड़ा ज़बरदस्त चला था, लोगों ने अपने घर से तैयारियाँ की थी, बहुत सारी चीज़ें। किस तरह से आप अपनी क्लास में उनका फ़ायदा उठाते हैं ऑनलाइन मोड के लिए, या बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो उस तरह से तैयारी करें, आप जो सिखाते हैं उसको अच्छी तरह से कैच कर पाएँ वो? देखिए, ऑनलाइन मोड समय के हिसाब से ठीक है, वो समय की परिस्थिति थी कि कोरोना के समय हमें मजबूरी में उस फील्ड में जाना पड़ा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा आप ऑनलाइन मोड में इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको बच्चे से फेस टू फेस टच होना पड़ता है। ठीक है, मैंने ऑनलाइन में अगर मैं गया, मैंने एक मेथड है, कोई एक मेथड से बता दिया उस क्वेश्चन को, या 2 मेथड से बता दिया, लेकिन आप जो अगर सामने बैठे हो तो हो सकता है बच्चा आपके साथ अटैचमेंट होता है, वो खुद अपना एक नया मेथड इंप्रूव कर लेता है, और वो ईजी हो जाता है उसके लिए। जी, टाइम मैनेजमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आज के मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा समय की दिक्कत है। हम लोग कहते हैं कि समय नहीं है हमारे पास, बच्चे कहते हैं समय नहीं है हमारे पास, खेलना भी है, सब कुछ करना है। इसके अलावा एक चूँकि करियर को लेकर बड़ा अंदर से दबाव रहता है, तो टाइम मैनेजमेंट ख़ास तौर पर टीचर के लिहाज से, सर के लिहाज से आप बच्चों को किस तरह से सिखाते हैं? देखिए, टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम एक क्लास में 30-40 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसी में एक बच्चा ऐसा है भी है जो 90% ला रहा है, लेकिन एक बच्चा ऐसा भी है जो 60% ला रहा है, बैठा उसी क्लास में, पढ़ वहीं रहा है, टीचर भी हम ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कहाँ है? दोनों में डिफरेंस वही है कि वो उस टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा है ना। क्या होता है, और देखिए, हम किसी दूसरे के टाइम मैनेजमेंट को देख के अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं बना सकते कि अगर वो 4 घंटे पढ़ रहा है तो मैं भी 4 घंटे पढ़ लूंगा, अगर वो 6 घंटे पढ़ रहा है तो नहीं, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो जो चीज 5 घंटे में सीख रहा है आपको भी 5 घंटे, हो सकता है 2 घंटे में सीख लो। तो ये ऐसा नहीं है, टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, आप अपने हिसाब से करिए, आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है। हमें ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है, उसको हम पर्सनली ज्यादा अटेंशन दें। हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये सब्जेक्ट हम इजीली कवर कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा कम समय दें। और हमें तो अब जैसे इस समय काफी कंपटीशन एग्जाम भी लगे हुए हैं, उन्हें भी देखना होता है, तो सबके लिए बराबर एक टाइम डिसिप्लिन लेके चलना पड़ता है। आदित्य, आप कैसे करते हैं? आप टाइम का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? घर में पेरेंट्स आपको बताते हैं, या फिर दोस्तों के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं, या सर आपको गाइड करते हैं? किस तरह से करते हैं?
सर पहले टाइम मैनेजमेंट मतलब मेरे से इतना नहीं अच्छे से नहीं हो पाता था, बट फिर मैं खुद से फिर कोशिश करने लगा, फिर ट्राई करने लगा कि मुझे अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। कुछ सब्जेक्ट्स ये रहता था कि कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स पीछे छूट जाते थे और टाइम के साथ साथ आपका कोचिंग में सिलेबस भी आगे चल रहा है। फिर मैंने सर से बात की कि सर कहते हैं कि तुम्हारा परसेंटेज इतना लो क्यों है, तो सर ने मुझे बताया कि तुम्हारा कि जो टाइम मैनेजमेंट है तुम उसे ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तुम जो पढ़ाई है वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हो। फिर सर ने मुझे एक टाइम टेबल बताया कि आप जल्दी सुबह उठिए, जो आप लास्ट नाइट जो या फिर जो भी आप पढ़ते हैं तो उसे एक और बार फिर से रिवाइज कीजिए, उसके बाद आप उसे फिर से लिख के देखिए, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे एक अलग चीज़ पे लिख के देखिए, और उसके बाद जो आप नए टॉपिक्स रहते हैं उनको पढ़िए। उसके बाद जो भी आपका मतलब मन करता है, थोड़ा बहुत खेलना भी ज़रूरी रहता है। उसके बाद आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ रहती है उनमें भी इन्वॉल्व रहना पड़ता है। उसके बाद आपके जो भी नए नए टॉपिक्स हैं उनको पढ़िए, और अगर फिर भी अगर कुछ डाउट आ रहा है तो फिर मेरे पास आके क्लियर कीजिए। कभी आदित्य स्ट्रेस महसूस करते हैं कि बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेस है, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, किसी भी तरह से करियर में एक मुकाम हासिल करना है, इसको लेकर एक स्ट्रेस कहीं लगता है आपको? सर स्ट्रेस इतना तो फील करता नहीं हूँ, क्योंकि जो आपके गोल्स अगर डिसाइडेड रहते हैं तो आपको इतना स्ट्रेस फील होता नहीं है। अगर आप अपने सिलेबस के साथ, अपने कोर्स के साथ अगर मतलब चल रहे हैं, ऑन ट्रैक हैं अगर आप, तो आपको इतना स्ट्रेस फील नहीं होता है। सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए आज के समय ऐसा है कि पेरेंट्स का दबाव है, आसपास लोगों को देख रहे हैं, करियर में बहुत कुछ हासिल करना है और कंपटीशन ज़बरदस्त है, ऐसे में स्कूल को मैनेज करना है, अपने ट्यूशन क्लास में जा रहे हैं वहाँ पर देखना है, किस तरह से एक प्रकार से स्ट्रेस आ जाता है बच्चों में, उनको आप किस तरह से दूर करते हैं सर? देखिए सबसे पहले तो मैं बच्चों से खुद पर्सनली बात करता हूँ ठीक कि बेटा आपको किसी तरह का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्ट्रेस किसी चीज़ का समाधान नहीं है। समाधान पढ़ना तो है, आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, और आपके पास सब्जेक्ट भी है तो आपको उस हिसाब से पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, उस जैसे अब आपने सब्जेक्ट लिया है तो हम इकट्ठा ना पढ़ें उसको बैठ ठीक के, सर, हम उसको कई हिस्सों में डिवाइड कर लें। बिल्कुल, पहले हम ये देखें कि हमें क्या अच्छी तरह आता है, उनको हम थोड़ा सा कम टाइम दें, हमें लग रहा है कि नहीं इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, उनको हम ज़्यादा टाइम दें। तो देखिए जैसे कोई भी चीज़ है, अगर हमें एक लंबे रास्ते पे जाना है तो हम अगर ये सोच लेंगे कि नहीं वो तो अभी से इतनी दूर है तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम धीरे धीरे अगर उसको कई पार्ट में डिवाइड कर लें, कई छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें, तो हो सकता है कि हम आसानी से पहुंच जाए। यानी स्ट्रेस तो लेना है लेकिन उसको इस तरह से डिवाइड करना है कि वो महसूस ना हो आपको। क्या स्ट्रेस तो होता है, वो तो सभी के साथ है। नहीं तो करियर को लेकर भी लोग एक बड़ी चिंता जाहिर करते हैं, पेरेंट्स भी आते होंगे कि क्या किस तरह से करियर काउंसलिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और खासतौर पर ट्यूशन क्लास में टीचर्स से ये सब पूछते ही हैं पेरेंट्स। देखिए कैरियर काउंसलिंग तो देखिए आजकल क्या है, बच्चे हैं, पेरेंट्स भी हैं, सबके अपने अपने हैं, सोचें कि हमें हमारा बच्चा ये करे, हम ये चाहते हैं, हम बच्चा भी चाहते, उसका भी गोल आजकल क्या है, बच्चा भी वो नहीं रह गया, बच्चा भी अब नए नए गोल सेट करता है कि नहीं मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको बताना पड़ता है कि बेटा आपको इस रास्ते से चलना पड़ेगा या इस ट्रैक से चलना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम सबको देखकर एक सोच लेते हैं कि हमें भी इस जगह जाना है, लेकिन जब हमने देखा कि नहीं हमारी उपयोगिता तो 4 साल बाद होनी है और वो रास्ता तब तक बंद हो चुका है, तो फिर हम तो फिर वही रास्ते पर आ गए। तो आपको अभी से ऐसी फील्ड करना है, जैसे अब मैंने देखा जनरली बी या कहीं भी चीज होती है, बच्चे ब्रांच चूज कर लिया, उन्होंने देखा कि अभी मैकेनिकल का दौर चल रहा है, अभी सीएस का दौर चल रहा है, हमने आज सीएस ले लिया, लेकिन हम ये भूल गए कि हम तो 4 साल बाद सीएस करके निकलेंगे, तब उसकी उपयोगिता वहां रहेगी कि नहीं। और पता चला कि जब हम 4 साल बाद वहां निकल रहे हैं और उसकी उपयोगिता उसमें नहीं रहेगी, तो फिर हम क्या करेंगे। तो हमें ये भी देखना है कि फ्यूचर में क्या है जी, और किसकी उपयोगिता आगे बढ़ती जा रही है। और आप स्पेशली जेई के लिए पढ़ाते हैं, तो लगे हाथ तो ये भी आप अपने जितने पेरेंट्स देख रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को, उनको ये बता दीजिए कि जेई के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किस बच्चे ने यहाँ आना चाहिए इस फील्ड में। हाँ देखिए यहाँ वैसे जेई के लिए जो प्रिपरेशन बच्चे आमतौर पर 9 से ही शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप 9 से नहीं कर पाए हैं तो आफ्टर 10th 11th भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 11th में आ गए तो आप जेई की प्रिपरेशन नहीं कर सकते या जेई नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब जो सिलेबस जेई ने डिसाइड किया है उसमें 12th का 60% आ रहा है, ठीक है, मेंस में अभी, फिर एडवांस में 70% तक जाता है, जो पिछले कई सालों के पेपर से 70% एडवांस में 12th से लिया है। अच्छा हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप 11th में हैं तो उसका जेई की प्रिपरेशन नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं सर जो 2 साल से जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अब तो 12th भी साथ में है, तो वो प्री बोर्ड और जेई कैसे वो मैनेज कैसे करते हैं और किस तरह से आप उनको पढ़ाते हैं? देखिए अब वो चूंकि बच्चा जेई के लिए प्रिपेयर है, 2 साल से तैयारी कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि बोर्ड में उसको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। बोर्ड के लिए तो पर डे वो 2 घंटे भी हमें समय देता है, तो वो सफिशियंट है। हम तो कह रहे हैं 2 नहीं, अल्टरनेट डे में भी अगर वो देगा तो भी
सफिशिएंट टाइम होता है उसका, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 60 से 70% तो जेई भी कवर कर रहा है आपका। ठीक है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं तो वो आपको वहां से तैयारी हो जाएगी सर। वो तो सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा करें, कोशिश करें, करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम उतना नहीं रह गया है। अभी जेई एग्जाम आने ही वाले हैं मेंस आपके, लास्ट जनवरी से है और फरवरी की स्टार्टिंग में है, तो बिल्कुल इसकी तैयारी करना है, तो आपको स्ट्रेस लेना नहीं है उसमें। थोड़ा सा बिल्कुल आदित्य, 12th भी है और 12th के साथ साथ जेई की तैयारी भी है, तो किस पर ज़्यादा जोर देना है, ये किस तरह से डिसाइड करते हैं कि भाई 12th के लिए ज़्यादा मेहनत करनी है, जेई के लिए? हालांकि दोनों सब्जेक्ट में जैसे सर कह रहे हैं 60% तो वो जो है सिलेबस 12th का ही आता है जेई में। यस, तो मतलब जेई की जो प्रिपरेशन रहती है उसमें जो सिलेबस रहता है वो 12th क्लास का मतलब 60% रहता है। तो हमें जेई का प्रिपरेशन के साथ साथ हमारी 12th बोर्ड्स को भी देखना पड़ता है कि अगर हम सिर्फ जेई की तरफ ही प्रिपरेशन में अगर पूरा टाइम दे देंगे तो हम जो हमारी जो 12th क्लास के जो बोर्ड्स हैं हम उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और उस वजह से हमारा 12th क्लास का जो परसेंटेज है वो भी बिगड़ सकता है। तो हमें दोनों में टाइम देना है, हमें हमारे 12th बोर्ड्स पर भी टाइम देना है और जो जेई की प्रिपरेशन है उस पर भी फोकस करना है। जी, बहुत बढ़िया। सर आपसे जानना चाहेंगे तकनीकी शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है आज के दौर में? आपके पास तो जेई के लिए लोग आते हैं, इंजीनियर बनना है, उनको बहुत कुछ हासिल करना है, लेकिन कितना इम्पोर्टेंस है आज वर्तमान समय में इसकी? देखिए, तकनीकी शिक्षा आज नहीं, आगे फ्यूचर में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी। जी, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाह रहे हैं कि हम तकनीकी शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करें। आगे भारत को जब विकास की ओर ले जाना है तो उन्होंने इस महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बात कही है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम पहले तकनीकी शिक्षा की ओर नहीं थे या हमारे पास उतना ज़्यादा नहीं होता था, तो हम एजुकेशन फील्ड में भी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते थे, या लिमिटेड क्वेश्चंस होते थे, लिमिटेड उनके आंसर होते थे और हमें वहीं सब कुछ करना पड़ता था। लेकिन जब से आपने देखा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया है, हमारे बच्चों के पास कई नए नए तरह की वैरायटीज़ के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उनको कई तरह के टीचर्स मिल गए जो आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उनको कई जगह पर एक ही क्वेश्चन के कई सॉल्यूशन मिल जाते हैं कि किस डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है इसको। अब देखिए जेई की अगर हम बात करें, नेगेटिव मार्किंग होती है, इससे बच्चे बड़े प्रभावित होते हैं, मतलब कि कैसे क्या करना, या कई बच्चे स्ट्रेस भी ले लेते हैं कि कहीं नेगेटिव मार्किंग से मैंने जो अच्छा किया वो उस पर पानी ना फिर जाए। देखिए, नेगेटिव मार्किंग तो खैर जेई का हिस्सा है, लेकिन उसमें इतना स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि हमने जो क्वेश्चन जेई में सॉल्व किया है 100% अगर हम श्योर हैं या हमें लग रहा है कि नहीं ये आंसर है, तो उसको बिल्कुल करना है। आपको ये छोड़ दीजिए कि हम इसको नहीं करें या नेगेटिव हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल आपको करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम जब बाहर निकल रहे हैं एग्जाम हॉल के, वो क्वेश्चन हमारा सही है लेकिन हम उसको छोड़ के आ गए सिर्फ इस पर डाउट में, लेकिन वो सही होता है, तो हमें वहां ज्यादा फीलिंग लगती है कि नहीं, हमारा एक क्वेश्चन जो सही था वो हमारी रैंक को प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंस है तो बिल्कुल उसको करिए, बिल्कुल उसको सॉल्व करिए, बिल्कुल उसको आप मार्क करके आइए, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, इसमें खास बात है कि लोग जितने भी कोचिंग क्लास में जाते हैं उनका खास अट्रैक्शन होता है वहाँ पर एक मॉक टेस्ट, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि चलिए जैसा एग्जाम में होता है वैसा का वैसा ही एक हम उससे पहले ले लेते हैं, वही मॉक टेस्ट है। क्या वो बहुत ज़रूरी है और किस तरह से आप लेते हैं वो? देखिए, मॉक टेस्ट तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा एकदम से फर्स्ट टाइम अगर एग्जाम देने जाता है तो एक तो वैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेस में रहता है वो, और उसको ऐसा लगता है कि डर भी रहता है कि मैं इस क्वेश्चन को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पेपर क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं मॉक टेस्ट में, जनरली जो लास्ट 5 या 6 ईयर के पेपर्स होते हैं, अच्छा जी, हाँ, उनको बच्चों को उसी वे में सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे जो उसके अंदर डर था या जो उसके अंदर स्ट्रेस थी वो धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब एग्जाम में क्या आने वाला है, किस तरह से आएगा, पैटर्न क्या होगा, ये उसको पहले ही उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। और कितने मॉक टेस्ट होते हैं ऐसे? उसमें हम लगभग ऐसा सीरीज बना के रखते हैं एग्जाम की, हर डिफरेंट टाइम में उसकी डिफरेंट सीरीज ली जाती है, तो लगभग 8-10 साल के जो पेपर होते हैं उन्हें क्लियर कराया जाता है। अच्छा सर, एक डाउट, बिल्कुल एक चीज़ और, एक जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि बच्चे को कहाँ से जेई के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए और आईआईटी जेई है क्या आखिर, और कहाँ इसका करियर कहाँ है? आईआईटी जेई के बारे में आपको बता दूं कि ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का एक स्नातक का कोर्स होता है, ठीक है सर, जिसमें जो बड़े बड़े सरकारी और गैर सरकारी कॉलेज हैं उसमें इंजीनियरिंग कराई जाती है, ठीक है। इसमें आईआईटी जेई और आपके एनआईटी एनएफटी वगैरह के कोर्सेज होते हैं इसमें, और ये आपको 12th के बाद इसमें आपको देना होता है एग्जाम, और ये 1 साल में 2 बार, मतलब आप लगातार 3 साल तक दे सकते हैं। इसमें 6 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं इसमें। मतलब कब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए बच्चों को? देखिए, बच्चों को मेरा तो अगर आपने टारगेट सेट कर रखा है कि नहीं मुझे जेई फील्ड में ही जाना है, तो बिल्कुल आप 9th से सिलेबस को उठा लीजिए उसको। अच्छा, और किन बच्चों को आना चाहिए यहाँ पर? जिस मतलब बच्चों क्या का मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट हो या फिर किस तरह से? नहीं, जिसको साइंस फील्ड में जाना है
वो आप इस बच्चे को बिल्कुल उस फील्ड में जाना चाहिए। जिसका मैथ्स में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, ये सब बच्चे इस फील्ड में आ सकते हैं। जी, इसमें तो 3 सब्जेक्ट होते हैं जेईई में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जी। मैथ्स। अक्सर लोग देखते हैं कि इंजीनियर बनना है मतलब आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जिनका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है वो शायद इस फील्ड में आना नहीं चाहते हैं। लेकिन 2 सब्जेक्ट और है जो कहीं ना कहीं दगा दे जाते हैं, यहाँ तकलीफ देते हैं, उसमें है फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्या ये उतना ही इम्पोर्टेंट और किस तरह से फिर मैथ्स के साथ साथ इनके बीच में सामंजस्य बनाते हुए आप इनको पढ़ाते हैं? देखिए, मैथ्स ठीक है, आप जैसे कह रहे हैं कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों का पेपर होता है, वो सही है। तो कईयों का मैथ्स अच्छा होता है, हाँ। लेकिन फिजिक्स नहीं होता है। जी। और अगर मैथ फिजिक्स होता है तो केमिस्ट्री प्रॉब्लम करता है। और अधिकतर मोस्टली मैंने देखा है बच्चों के साथ फिजिक्स प्रॉब्लम करता है। केमिस्ट्री और मैथ्स को तो फिर भी वो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जनरली फिजिक्स होता है, क्योंकि फिजिक्स लॉजिकल बेस होता है, सही उसमें बात कई कॉन्सेप्ट एक साथ काम करते हैं। उसमें एक ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास क्वेश्चन दिया है तो वो एक ही तरह से सॉल्व होगा, उसमें कई कॉन्सेप्ट एक साथ काम करते हैं और वो सारे कॉन्सेप्ट आपके हिट होना चाहिए, तब उसका आप उस आंसर तक पहुंचोगे। ठीक है, अगर आपका एक पार्ट थोड़ा सा वीक है तो आप मैथ्स को इंप्रूव करिए, केमिस्ट्री को इंप्रूव करिए, ठीक सर। उस क्वेश्चन पे वहां पर आप गेन कर सकते हैं इसको, वहाँ गेन किया। वहां क्योंकि वहां तो क्वेश्चन बराबर आने हैं आपके, तो आप उधर जाके नंबर अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। ये एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में बंसल ग्रुप के योगदान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बंसल के ग्रुप से लगभग पिछले 3-4 सालों से जुड़ा हूँ, ठीक है सर। और कई बार मैंने बंसल के विभिन्न कॉलेजों को विजिट भी किया है। तो बंसल कॉलेज में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी देखी है कि वहाँ पर सबसे पहली बात तो ये नहीं देखा जाता है, मतलब बच्चे में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। जो बच्चा वीक है उसको भी आगे प्लेटफॉर्म पर बिठाकर हर चीज़ समझाई जाती है, एक्सप्लेन किया जाता है, और टीचर से उसी तरह उसको भी ट्रीट करता है जैसे दूसरे जो इंटेलिजेंट बच्चा है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग में रहता है कि इंटेलिजेंट बच्चा ऐसे तो आता होगा, और ये वीक बच्चा तो उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। सही। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने देखा, मैं खुद कई बार ऐसे समय गया हूं जब टीचर क्लास ले रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने पहले ये देखा कि इस क्लास से वीक कौन है, उसको बुला के उन्होंने आगे खुद बोर्ड पे कहा कि आप इसको सॉल्व करके मुझे बताइए, नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम, मैं आपकी क्लियर करता हूँ। तो बहुत बढ़िया। आदित्य, आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई, अपने स्वास्थ्य, इनके बीच में कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं? किस तरह से जो है दोनों को लेकर चलते हैं आप? यस सर, मतलब पढ़ाई के साथ साथ जो है हमारी जो हेल्थ है, हमें उसको भी मतलब ध्यान रखना पड़ता है। हमारी जो हेल्थ है उसे वो भी इम्पोर्टेंट है। मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मतलब यही नहीं है कि आप यानी कि हेल्थ जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है। Yes. कोई आखिरी संदेश सर आप देना चाहेंगे? सर, बच्चों के लिए मैं सबसे बढ़िया संदेश तो ये देना चाहूंगा कि बेटा जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ होती है। ठीक है सर। अब हमारा मैथ सब्जेक्ट प्रैक्टिस कीजिए और परफेक्ट तभी बनिए। तभी बनिए, क्योंकि आप जितना लिखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदित्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लक्ष्य इस प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह से आपको करियर हासिल करना है, और ख़ासतौर पर अगर आप मैथ्स के जो है स्टूडेंट्स हैं और आगे बढ़कर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो एक अच्छी कोचिंग क्लास चला रहे संजय जी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, आप बेहतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।